हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे एपीएफसी एग्जामिनेशन में। पिछली बार इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी करते हैं। मैंने आईआईटी गेट क्वालिफाई किया है तो मेरा पढ़ लेना पड़ा है, वो काम में आएगा। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो इलास्टिसिटी का आया था। अगर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है यानी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ज़रा सा भी अगर हम प्राइस चेंज कर देंगे यानी प्राइस अगर हम बढ़ा देंगे तो डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो ऑलरेडी इतना प्राइस है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो एरोप्लेन का। ठीक है, एरोप्लेन का प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो डिमांड उसकी एकदम डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है और प्राइस अगर आप बढ़ा दो तो एकदम डिमांड कम हो जाएगी, उसको प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है इलास्टिसिटी जब ज़ीरो होती है। इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हमको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी प्राइस में मिले। जैसे हमको पानी है चाहिए, गैस सिलेंडर एलपीजी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो हमको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ाने से डिमांड में कमी नहीं आती है। मिनिमम डिमांड तो है ही ना, ई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो लेवल पे हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप सॉल्व कर लोगे। इलास्टिसिटी जितनी कम है तो उसका प्राइस बढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलास्टिसिटी अगर इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, और फिर अगर प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड एकदम डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये डिमांड साइड से था। तो टैक्स का बर्डन कौन संभालेगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। देखो, टैक्स कौन देगा? अब भाई आपकी डिमांड है, आपको चाहिए ही चाहिए वो चीज़, तो टैक्स भी आप देने के लिए तैयार होगे। और अगर ऑलरेडी इतना प्राइस हाई है एरोप्लेन का तो उसमें आप टैक्स क्यों पे करोगे? ठीक है, तो टैक्स का बर्डन कौन लेगा? टैक्स का बर्डन लेगा सप्लायर, यानी एयरप्लेन वाला लेगा। तो ये आप ध्यान रखना। अब ऐसे ही हम और डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिट, फिर एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और मोनोपोली को जो है वो शॉर्ट रन में सुपर जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सुपर एक टर्म है, कीवर्ड ध्यान रखना। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होती है कि उसी का एक ही कंपनी का जो है वो पूरा एकाधिकार है। जैसे रेलवे का नेचुरल मोनोपोली है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कंट्रीज़ में, अब तो इंडिया में नहीं है, बट वैसे रेलवे की जो है वो नेचुरल मोनोपोली मानी जाती है एग्ज़ाम में थ्योरेटिकली। ये आप ध्यान रखना। मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन जो इस समय चल रही है, बहुत सारे प्लेयर होंगे, बहुत सारे जो है वो सेलर होंगे, बहुत सारे बायर होंगे। ठीक है, ये होती है परफेक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, ये ध्यान रखना। आइडेंटिकल होगा, होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा। फ्री कंपटीशन इस समय चल रही है, इसका ठीक उल्टा पहले मोनोपोली चलती थी। इनके बीच में आती है हमारी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में दो तरीके की होती है, एक होती है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की ओलिगोपोली, एक होती है होमोजीनियस ओलिगोपोली। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई ना, कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन, और उधर मोनोपोली, और इधर ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं, ज़्यादा सेलर नहीं होते हैं, बायर बहुत सारे होते हैं बट सेलर्स कुछ होते हैं। और ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट है, जो आइटम है, वो होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। मोनोपोली में जो है प्रोडक्ट कैसा होगा? यूनिक होगा। और आपके परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। फ्री एंट्री किस में होगी? मोनोपोली में बिल्कुल नहीं होगी। परफेक्ट कंपटीशन में होगी फ्री एंट्री। फ्री एंट्री मतलब कोई भी प्लेयर आ सकता है इसमें प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कोई कोई जो आदमी एक्शन ले वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए ले। जैसे पार्क होना चाहिए, साफ़ हवा होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, ट्री होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, उसके लिए जो पैसा खर्च करने के लिए दबाव डाले, तो वहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आती है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? जहाँ पर सत्यानाश हो किसी चीज़ का, जैसे पोल्यूशन करना। गाड़ी खरीद ली 5, ज़रूरत है 1 की, पानी बर्बाद कर रहे हैं किसी, मतलब बर्बादी है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। और अच्छे के लिए जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, ये चीज़ होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है। फर्म का मतलब होता है एक यूनिट प्रोडक्शन की। जैसे आपका सोप हो गया, साबुन बना रहे हो, ये फर्म है साबुन की आपकी। तो उसमें किसी भी कंपनी का साबुन हो सकता है, और पूरे सोप मेकिंग जो है वो सारी फर्म्स को जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा? इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है। मार्केट में क्या होता है? डिमांड होती है और सप्लाई होती है, सप्लायर होता है और कंज्यूमर होता है। तो मार्केट का मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। फिर मैंने आपको इलास्टिसिटी से क्वेश्चन बता दिया। इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इनफाइनाइट होगी उतना जो है वो प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम एकदम कम हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी कम होगी उतनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा रहेगी उस चीज़ की, वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया भी था पिछली बार। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो आए वो यही आए थे। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये सब चीज़ें थी इसमें। मोनोपोली मैंने आपको बता दी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
फिर इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो वो आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। 10+2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी की मतलब कार्डिनल होती है, ऑर्डिनल होती है। कार्डिनल का मतलब नंबर्स में सेटिस्फैक्शन चाहिए, ऑर्डिनल मतलब प्रेफरेंस बनाते हैं हमको, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। यूटिलिटी का मतलब होता है हमारी मतलब जो है वो हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये यूटिलिटी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद नहीं करने हैं, कोई नाम याद नहीं करना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नाम याद करने की, और उसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। कार्डिल क्या होती है? कंपटीशन क्या होती है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिल का मतलब होता है अपने मतलब वो कर लिया, आपस में कॉम्बिनेशन बना लिया, सहयोग कर लिया, पार्टनरशिप कर ली। तो कार्टेल में क्या होगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, जिससे कि कंज्यूमर को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये हो गया कार्टेल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कंपटीशन क्या होती है? कॉम्पिटिटिव सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी करना जिससे कि प्राइस कम हो, कंज्यूमर को फ़ायदा हो, वो तो ठीक है, वो कंपटीशन में आता है। और आपने कोई भी ऐसी चीज़ करी जिससे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ब्रेक हुए ही हुए, साथ में इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम हो गई, प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर पे बर्डन बढ़ गया, तो वो चीज़ कम्पिटिटिव नहीं हो सकती किसी भी हाल में। ये क्वेश्चन आते हैं। एब्यूज़ ऑफ पावर, डोमिनेंस पावर का यूज़ करना, कार्टेल यूज़ करके प्राइस कम कर देना, लेकिन अपने कॉस्ट ऑफ प्राइस कम कर देना लेकिन सेलिंग प्राइस कम ना करना। ठीक है। ये सब चीज़ें, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर देना जिससे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी ख़त्म हो जाए, कंपटीशन ख़त्म हो जाए, इन सबको कंपटीशन कमीशन देखता है। हमारा कंपटीशन कमीशन एक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है। कंपटीशन कमीशन 2002 का बना हुआ है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं कि ऐसी कंडीशन में मतलब आप देख रहे हो कि मर्जर हो रही है, मर्जर या जो एमलगेशन जो भी चीज़ें होती हैं फर्म्स के, वो एंटी कम्पिटिटिव नहीं होने चाहिए, उनमें परफेक्ट कंपटीशन के जो हैं रूल्स सेटिस्फाई होने ही चाहिए, ये चीज़ होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसमें कंज्यूमर के लिए। कुल मिलाकर ये है कि कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है। प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा पहुँचता ही पहुँचता है, वो तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी काम ना हो जिससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को नुकसान हो और कंज्यूमर को अननेसेसरी बर्डन जो है उसको पड़े उस पर। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कंपटीशन कमीशन इसी चीज़ को देखता है। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बहुत स्मॉल स्मॉल पर्टिकुलर चीज़ के लिए होते हैं। जनरल चीज़ के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वो अलग होती है, उस पर हम लेक्चर अलग बनाएंगे। अभी हम बना रहे हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने बताया आपको, ये आपको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी मनी बैंकिंग फाइनेंस ये सब ये मैक्रो में आता है, माइक्रो में नहीं आता। माइक्रो की बुक में फिर यही होता है, फिर उसमें ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती हैं। भाई फिक्स कॉस्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक होता है कीवर्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, तो ये होती हैं इंक्रीजिंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब कॉस्ट बढ़ रही है प्रोड्यूसर के लिए, तो वो नुकसान है उसके लिए। डिक्रीजिंग मतलब प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट घट रही है। देखो प्रोड्यूसर का भी ध्यान रखना है, सारा ध्यान कंज्यूमर का भी नहीं रखना है, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होना चाहिए। फिर होता है इकोनॉमिक रेंट, रेंट माने किराया। ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल आप समझ सकते हो। आरबीआई का भी यही है कि आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि रैंक सीकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, रेंट सीकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। मतलब जो रेंट सीकिंग आप हमेशा सोचते रहते हो कि किराया मैं वसूलता रहूं, तो इससे जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये ठीक नहीं होती है। तो रेंट सीकिंग एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती है रिजर्व बैंक, कम करती है, ये ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। रेंट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है। ये चीज़ हो गई, मार्केट हो गई, वेजेस हो गए। फिर इसमें गेम थ्योरी के क्वेश्चंस जैसे आ सकते हैं कभी कभी कि सीक्वेंशियल गेम और आपका जो है वो सीक्वेंशियल का नॉन सीक्वेंशियल गेम क्या होता है। अब जैसे चेस है, उसमें आप जब आप एक मूव चलोगे तब दूसरा मूव चलेगा, तो ये सीक्वेंशियल थोड़ी हुआ। सीक्वेंस में तो एक साथ काम करना होता है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल सीक्वेंशियल गेम है, उसमें फुटबॉल नॉन सीक्वेंशियल है, जो कि सारे लोग जो हैं वो एकदम एक्टिव हैं उसमें, कोई किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा है, कभी भी कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। ये गेम का मतलब होता है कैसे गेम थ्योरी वो पढ़ाई जाती है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी टैक्सेशन वगैरह ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, अभी हम प्योर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें आती हैं इसमें।
फिर माइक्रो इकोनॉमिस्ट के नाम तो नहीं आते बिल्कुल भी, कोई थ्योरी भी इसमें नहीं आती, बट एक आध पूछ लेते हैं फिलिप कर्व क्या होता है। फिलिप कर्व बताया इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसे फिलिप कर्व बोलते हैं। इसी तरीके से कुजनेट्स कर्व क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, इसमें उल्टा यू, ठीक है। ये बताता है आपके इनक्वालिटी और इनकम में ग्राफ है ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनक्वालिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन बाद में कम हो जाती है, इन्वर्टेड यू शेप में आ जाती है। ये साइमन कुजनेट्स का कर्व है, ऐसी फिलिप कर्व है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कुछ होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ करंट अफेयर्स का तो आता नहीं है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, स्टैटिक है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और कुछ लर्निंग नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी की समरी अगर देखना चाहो इकोनॉमिक्स की तो आप एक बार देख लेना, अब आपको समझ में भी आ जाएगी अच्छे से। और इसमें कुछ करना नहीं है, जो होगा मैं आपको बताता रहूँगा। सो कीप इन टच, थैंक यू।